जय हिंद साथियों, राधे राधे। आप देख रहे हैं बस्ती जी स्टडी पॉइंट एंड मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी का जो हम चैप्टर पढ़ा रहे थे, राष्ट्रपति व उनके कार्य। उसमें जो हमारा शेष बचा हुआ पार्ट है, पार्ट 2 आज कवर करेंगे। पार्ट 1 में हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद, और आज हम राष्ट्रपति और कौन कौन राष्ट्रपति हुए और उनके समय क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो कवर कराएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारत के राष्ट्रपति व उनके कार्य पार्ट 2। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि हम जो भी क्लास कराते हैं वो हैंड रिटन नोट से कराते हैं, जिससे कम समय में अधिक कंटेंट आपको मिल जाता है। तो हमने राष्ट्रपति के अनुच्छेद तक कर लिए थे और राष्ट्रपति के लिए क्या क्या और महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम बताते हैं। तो चुनाव आयोग के परामर्श पर संसद सदस्यों की योग्यता का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना है पॉइंट। चुनाव आयोग से परामर्श करता है पहले और फिर संसद सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय करता है। जैसे लोकसभा राज्यसभा के लिए संसद जो सदस्य होते हैं उनमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्यों वो अयोग्य हों, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद में निम्न विधेयकों को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यकता है। मतलब ये जो 3 विधेयक हम बताएंगे, अगर ये संसद में पेश करने हैं तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है। इसमें सबसे पहले संचित निधि से व्यय करने के लिए विधेयक, यानी संचित निधि जो होती है, अगर उसमें हमें किसी धन को खर्च करना है तो उससे पहले संसद से परामर्श लेगी तो राष्ट्रपति से अनुमति ले लेगी। ठीक है। धन विधेयक आपको पता है अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। अगर ये भी पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही पेश किया जाता है। और नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमा नामों में परिवर्तन से संबंधित जो विधेयक होता है वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही पेश किया जाता है। और ये जो राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों क्षेत्र की सीमाओं को नामों में परिवर्तन, ये सब कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 3 में दिया गया। ध्यान रखना है, इसके अनुच्छेद भी पूछा जाता है। आगे हम बताते हैं आपको संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। अब संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार मतलब मनोनीत कर देता है, डायरेक्ट ये अपॉइंटमेंट दे देता है। कौन? राष्ट्रपति। इसमें लोकसभा में 2 सदस्य चुने जाते थे, हालांकि अब वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन से इसे हटा दिया गया। तो लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे। ठीक है। और राज्यसभा में अभी भी चुने जाते हैं। कितने? 12 सदस्य। राज्यसभा में मनोनीत कितने किए जाते हैं? 12 सदस्य। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करता है। एक इसमें विशेष शक्ति इसको दी गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल 123 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कब अध्यादेश जारी करता है इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। संसद के स्थगन के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी संसद को कोई भी, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में से कोई भी अगर भंग है तो उस समय संसद के अभाव में ये क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी करता है। और इस अध्यादेश का प्रभाव सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह यानी 42 दिन तक रहता है। जब नोट पॉइंट यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन अगर एक या एक से अधिक सदन पूरी तरीके से कार्य में नहीं है तो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अध्यादेश में ही एक पॉइंट ये आता है कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश है वो राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किसी समय भी वापस लिया जा सकता है। सैनिक शक्तियों में इसकी क्या शक्ति है? तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। यह जल, थल तथा वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। या युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है, लेकिन इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। यानी ये युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है, लेकिन इसके लिए मंत्रिमंडल की सलाह आवश्यक होती है। उसके बाद राजनीतिक शक्तियाँ इसकी क्या है? अगर दूसरे देश से कोई भी समझौता होता है तो वो किसके नाम पे होता है? राष्ट्रपति के नाम पर होता है।
राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं विदेशी राजदूतों को अनुमोदन देता है। यानी राष्ट्रपति भारत के राजदूत अन्य देशों में नियुक्त करेगा और अन्य देशों से जो भी राजदूत भारत में आते हैं, एम्बेसडर आते हैं, उनके लिए भी मनोनीत करता है, यानी उनको भी अनुमोदन देता है, उनको भी स्वीकृति देता है। कौन? राष्ट्रपति। एक विशेष शक्ति है क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72 में बताई गई है। ये भी राष्ट्रपति को दी गई है। आर्टिकल 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को या पूरी तरह माफ कर सकता है, या कम कर सकता है, या विलंब कर सकता है, यानी थोड़ा सा बढ़ा सकता है। परिहार सजा की अवधि को कम करना, लघुकरण अवधि और प्रकृति दोनों बदल देना एवं विराम लगा देना, यानी सजा को पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है, कम भी कर सकता है, या उस तरह सजा को बदल भी सकता है। तो ये किसमें है? क्षमादान की शक्ति में, अनुच्छेद 72 में है। ठीक है, ये राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिया गया है। आपातकाल शक्ति क्या है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर 3 प्रकार के आपातकाल लागू करता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि कौन से 3 प्रकार के आपातकाल हैं। सबसे पहले आता है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में दिया गया। राष्ट्रीय आपात आपसे पूछा जाए कौन से अनुच्छेद में है, तो 352 में है। युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर ये राष्ट्रीय आपात होता है। तो अब यहाँ पे आंतरिक अशांति केवल शब्द नहीं रह गया, सशस्त्र यानी सशस्त्र सहित अगर आंतरिक अशांति है तब राष्ट्रीय आपात ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये 44वां संशोधन हुआ था, उस समय आंतरिक अशांति के आधार पर उसमें थोड़ा सा शब्द हटाया गया था। ठीक है, कब कब राष्ट्रीय आपात 352 के अनुसार लगे हैं, तो 1962 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस समय राष्ट्रीय आपात लगा था। 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था, तो उसमें राष्ट्रीय आपात लगा था। और 1975 में इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय आपात लगा था। इन्होंने आंतरिक अशांति का प्रयोग पे लगाया था, यही एक इनकी मिस्टेक थी और कई निर्देशों को इन्होंने जेल में डाल दिया था, जिस कारण कई आज पार्टियां बनी गई। उसी का देन है कि आज कई पार्टियां हैं, ये इंदिरा गांधी की देन है। इन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया था। एक संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978, और इसमें आंतरिक अशांति, जो हम पहले ऊपर आपको बताया, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल हटा दिया गया है। इसमें सब जोड़ जाएगा सशस्त्र आंतरिक। ठीक है, वहाँ पे ये लग सकता है। दूसरा आपातकाल आता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगेगा? राज्यों में लगेगा। कैसे लगेगा वो हमको बताते हैं। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। क्या होता है? कोई भी राज्य अगर नियमानुसार नहीं चल पाती, वहाँ का शासन नहीं कर पाती, यानी कुशासन वहाँ हो जाता है, तो राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। और पहली बार अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था, तो पंजाब में लगा था। सबसे लंबे समय तक भी पंजाब में लगा, 5 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। सर्वाधिक बार अगर पूछा जाए तो अपना उत्तर प्रदेश, 10 बार यहाँ राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, उसके बाद एक आपात होता है वित्तीय आपात, जो कि अभी तक तो भाग्य से भारत में नहीं लगा है, लेकिन ये इसका भी प्रावधान है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में बात की गई है। अब राष्ट्रपति की नेक्स्ट शक्ति के बारे में बात करें, वीटो पावर। वीटो पावर 3 प्रकार के होते हैं, आपको हम बताते हैं 3 प्रकार के वीटो पावर होते हैं, और अनुच्छेद 111 के तहत वीटो पावर बताया गया है। एक होता है आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो मतलब एब्सोल्यूट वीटो। इसमें क्या होता है? गैर सरकारी विधेयक पर मना कर देता है सीधे राष्ट्रपति। कोई भी अगर मंत्रिमंडल कोई विधेयक पास करती है, अगर वो गैर सरकारी है तो उस पर सीधे सीधे मना कर देना आत्यांतिक वीटो होता है। उसके बाद निलंबन वीटो यानी सस्पेंशन वीटो। एक बार राष्ट्रपति विधेयक को वापस लौटा देता है, यानी जो भी विधेयक वापस उसके पास आया है उसे वापस कर देना, तो ये होता है निलंबन वीटो यानी सस्पेंशन वीटो। उसके बाद जेबी वीटो, जिसका प्रयोग काफ़ी चर्चा में भी रहा था। जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो, यानी कोई भी विधेयक पास हुआ और राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के लिए गया कि उस पर बस साइन कर दे, लेकिन क्या होता है राष्ट्रपति उसको देखता है, सोचता है इसको कर देंगे और उसको भूल जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसको जेबी वीटो कहा जाता है, यानी भूल गए हमें पास भी करना है कि नहीं करना है। तो राष्ट्रपति भाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ध्यान रखना है, नोट पॉइंट लिखा है। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति।
तो केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का भाषण तैयार करता है। उसके बाद हम चलते हैं राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न किनको मिला है। तो राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिल गया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, डॉक्टर जाकिर हुसैन को और APJ अब्दुल कलाम को। इन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिल चुका है। राष्ट्रपति के से संबंधित प्रमुख तथ्य यानी किस समय कौन सा राष्ट्रपति बना है और उसकी मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ से हम महत्वपूर्ण पॉइंट बताएंगे। ध्यान से सुनना है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है मैंने केवल उतना ही लिखा है, ठीक है। इससे ज़्यादा आता भी नहीं है और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति व उनके प्रमुख तथ्य। सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछा जाए पहले राष्ट्रपति भारत के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कब बने थे, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में नामित हुए और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ध्यान रखना है क्योंकि 50 से 55 फिर 62 यानी लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इन्हें अजातशत्रु व देश रत्न की संज्ञा दी गई है। इन्हें किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु व देश रत्न की संज्ञा दी। शपथ दिलाई थी तो M पतंजलि शास्त्री ने इन्हें शपथ दिलाई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी पीसीएस में कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले राष्ट्रपति थे, इनको शपथ किसने दिलाई थी, तो इनको शपथ दिलाई थी M पतंजलि शास्त्री ने। ध्यान रखना है इस बात को, M पतंजलि शास्त्री ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई थी जो पहली बार राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन। ये बने थे 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति यानी जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तो इस समय ये उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते थे। उसके बाद ये राष्ट्रपति बने। तो यह लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे। यूजीसी के पहले अध्यक्ष आपसे पूछा जाए यूनियन ग्रांट कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राधाकृष्णन को ही माना जाता है यूजीसी के पहले अध्यक्ष। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित हो गए थे, इसीलिए इनको माना जाता है कि राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न इनको मिल गया था। इनको एक उपाधि दी जाती है। अगर पूछा जाए दार्शनिक राजा की उपाधि किस राष्ट्रपति को दी गई, तो राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा की उपाधि दी गई। इनकी एक पुस्तक है, इस पुस्तक को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ा सा ही शब्द में अंतर होता है और राइटर का नाम चेंज हो जाता है। तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदू द व्यू ऑफ लाइफ। हिंदू द व्यू ऑफ लाइफ किसकी है, डॉक्टर राधाकृष्णन की बुक है जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो 2 राष्ट्रपति हमने कवर कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट राष्ट्रपति पर जो कि हमारे कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब क्रम से भी आप याद रखना, पहला हमने बताया राजेंद्र प्रसाद, दूसरा हमने बताया एस राधाकृष्णन और तीसरे हो गए हमारे जाकिर हुसैन साहब। तो 13 मई 1967 को ये राष्ट्रपति चुने जाते हैं और 1969 तक ये राष्ट्रपति रहते हैं। एक बात ये है, ये इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है, इसलिए पूरा कार्यकाल इनका नहीं लिखा गया है। 1969 तक ही ये राष्ट्रपति रहे, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और इनसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि अभी तक जो राष्ट्रपति बने थे वो हिंदू थे, अब ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में बनते हैं। तो इनसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही बनता है, अगर सबसे पूछा जाए पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। खास बात यही थी कि कार्यकाल पूरा नहीं हुआ तो कार्यकाल के दौरान इनकी मौत हो जाती है, तो ये भी पॉइंट होता है। ठीक है, और बिहार के राज्यपाल रह चुके थे, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति बने थे तो उससे पहले बिहार के राज्य के राज्यपाल रह चुके थे। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है। तो बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति पहले बनते हैं, लेकिन होता ये फिर ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तब उपराष्ट्रपति भी जब इस्तीफा दे देता है तो हमने आपको बताया था जो मुख्य न्यायाधीश होता है, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो इनको राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति भी बने, तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चौथे राष्ट्रपति के बारे में। चौथे नंबर के राष्ट्रपति आते हैं बीबी गिरी, यानी बीबी गिरी। ठीक है, ये बनते हैं
24 अगस्त 1969 से लेकर 1974 तक ये निर्दलीय राष्ट्रपति हैं, यानी किसी भी दल से नहीं थे, डायरेक्ट निर्दलीय राष्ट्रपति थे और ये चुने गए। यूपी के राज्यपाल रह चुके थे बीबी गिरी। केवल बीबी गिरी के चुनाव के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, क्योंकि पहले चक्र की मतगणना के समय बराबर पर हो गया था चुनाव और उस समय इनको दूसरे मतगणना करने के बाद इनको विजयी घोषित किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए दूसरे चक्र की मतगणना कौन से राष्ट्रपति के समय की गई थी, तो बीबी गिरी के चुनाव में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। एक खास बात आती है कि आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में लेने वाले भाग भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो वो भी बीबी गिरी थे। इन्होंने चुनाव हराया, आपसे पूछा जाए, क्योंकि दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने चुनाव किसको हराया था, तो नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि बाद में राष्ट्रपति बनेंगे। पहले यहाँ ये हार जाते हैं और बाद में ये बहुत अच्छी जीत प्राप्त करते हैं, तो निर्विरोध बनते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। जब आगे हम आपको बताएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि ये फिर बाद में निर्विरोध ही बन जाते हैं नीलम संजीवा रेड्डी। यहाँ पे टक्कर काफ़ी होती है, दूसरे चक्र की मतगणना में नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव हार जाते हैं और बीबी गिरी बनते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बीबी गिरी ने हराया किसको था, तो नीलम संजीवा रेड्डी को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट इनके लिए आता है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी जुड़े रहे। बीबी गिरी चुनाव विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, वहाँ ये बीबी गिरी उपस्थित हुए थे। तो आपसे पूछा जाए ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो चुनाव विवाद की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे, तो वो बीबी गिरी ही थे। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति पर हम चलते हैं। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद थे और ये खास बात ये रही, जो पहले मुस्लिम बने थे जाकिर हुसैन, उनकी भी मृत्यु हुई थी और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बने तो इनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 में राष्ट्रपति बनते हैं और 11 फरवरी 1970 की इनकी मृत्यु हो जाती है और इस कारण इन्हें ये पद छोड़ना पड़ता है। और 1975 में इन्हीं के समय डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के समय इंदिरा गांधी 1975 में आपातकाल लगाती हैं। तो आपसे पूछा जाए जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया था 1975 में जब आपातकाल लगा तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। याद रखना है, दोनों तरीके से पूछा जाता है। इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते हैं, बीडी जत्ती इस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। नेक्स्ट राष्ट्रपति जो हमने आपको बताया था बीबी गिरी ने इनको हरा दिया था। फिर ये इतिहास रचते हैं। क्या इतिहास रचते हैं, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जो राष्ट्रपति बने। इन्हें बीबी गिरी ने हराया था, लेकिन ये 25 जुलाई 1970 तक को राष्ट्रपति चुने जाते हैं और पूरा कार्यकाल 1982 तक करते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, यानी ये ऐसे मान सकते हैं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष इनको नहीं माना, लेकिन ये लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष थे। यानी ऐसे राष्ट्रपति ऐसे पूछा जाए जो पहले ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष थे तो वो नीलम संजीवा रेड्डी, इनके नाम इतिहास दर्ज हो जाता है। और आपको हम पहले ही बता चुके, केवल संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति रहे जो एक बार चुनाव हार गए फिर बाद में निर्विरोध ही चुन लिए गए। खतरनाक पॉइंट है, याद रखना है। पहली बार ये चुनाव हार गए थे, उसके बाद निर्विरोध चुन लिए गए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट राष्ट्रपति पर। तो 7वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। आपको पता है अभी तक जो भी राष्ट्रपति बने उनमें से कोई सिख नहीं था, तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति बनते हैं जो सिख थे। कब से कब तक बनते हैं, 25 जुलाई 1987 तक ये राष्ट्रपति रहते हैं। इन्हीं के समय जेबी वीटो का प्रयोग हुआ था, हमने आपको बताया था जेबी वीटो क्या होती थी। एकमात्र सिख राष्ट्रपति, कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM नाम में ये सेक्रेटरी जनरल भी रहते, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में, ठीक है। और एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया, तो ये ज्ञानी जैल सिंह ही थे जिन्होंने जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया था। कौन से अधिनियम, डाक संशोधन अधिनियम में इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। कैसे, राजीव गांधी ने डाक संशोधन अधिनियम पेश किया था, उसके बाद ये राष्ट्रपति, आपको पता ही है कोई भी विधेयक पेश किया जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता ही है। तो इन्होंने इस पर ना तो साइन किए, ना ही मना किया, ना ही हाँ किया,
और ये रखे रहे इस विधेयक को, तो इसीलिए इसको कहा जाता है यहाँ पर इन्होंने जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया। ठीक है, 8वें नंबर के राष्ट्रपति हमारे बनते हैं आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन, इसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, क्या आता है कि 1987 से 1992 तक तो ये राष्ट्रपति रहे। प्रथम वित्त मंत्री जो राष्ट्रपति बने, आपसे पूछा जाए ऐसे कौन से राष्ट्रपति यानी जो वित्त मंत्री थे, तो वो थे आर वेंकट रमन। ठीक है, इनकी आत्मकथा, इसको भी ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा ये अंतर, माई प्रेसिडेंशियल ईयर इनकी एक आत्मकथा बुक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रपति बनते हैं हमारे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा 9वें नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं, जो कि 1992 से 1997 तक रहते हैं। सर्वाधिक 4 प्रधानमंत्री के साथ इनका कार्यकाल रहा, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री लगातार बदल रहे थे, कोई बन रहा था कोई हार रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी समय बने थे 2 बार, तो इस समय लगातार प्रधानमंत्री बने रहे। तो आपसे पूछा जाए सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल किसने बिताया, कौन से राष्ट्रपति ने? शंकर दयाल शर्मा ने। बाबरी विध्वंस भी इसी समय हुआ था 6 दिसंबर 1992 को, तो आपसे पूछा जाए बाबरी विध्वंस के समय कौन से राष्ट्रपति थे, तो शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बाबरी विध्वंस के समय कौन राष्ट्रपति थे, तो शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट राष्ट्रपति बनते हैं के आर नारायण। 10वें नंबर के राष्ट्रपति आपसे पूछा जाए के आर नारायण, जो 1997 से 2002 तक रहते हैं, और ये दलित थे। तो आपसे पूछा जाए पहले दलित राष्ट्रपति, तो के आर नारायण। इतनी ही बात इनसे इम्पॉर्टेंट है। और अब सबसे प्रिय राष्ट्रपति आपको हम बताएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। आपसे पूछा जाए एपीजे अब्दुल कलाम कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? 11वें नंबर के। कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, क्योंकि इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये इससे पहले वैज्ञानिक थे। तो आपसे पूछा जाए प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, तो एपीजे अब्दुल कलाम। प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, क्योंकि ये वैज्ञानिक थे तो इन्हें राजनीति से लेना देना नहीं था, तो इन्हें गैर राजनीतिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है। और इनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर आपको पता ही होगा, अग्नि की उड़ान हिंदी इसका रूपांतरण है। तो विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा से पूछी जाए किसकी है, तो एपीजे अब्दुल कलाम की। ये भी कई बार पूछी गई है बुक, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वें नंबर की राष्ट्रपति बनती हैं। उनका कार्यकाल रहता है 2007 से 2012 तक, और इनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है कि पहली महिला राष्ट्रपति आपसे पूछा जाए तो कौन थी भारत की, तो पहली महिला राष्ट्रपति भारत की प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये क्वेश्चन हमने डेली 5 क्वेश्चन में, और जब हम RCWP कराते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा था कि पहली महिला राष्ट्रपति, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नोट अगर आपसे पूछ लिया विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति, विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की तो सबको पता होता है, लेकिन अगर आपके विश्व की पूछ लिया है, मारिया इसाबेल जो कि अर्जेंटीना से संबंधित थी, तो ये विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का खिताब उनके नाम गया। तो मारिया इसाबेल अर्जेंटीना से संबंधित थी, वहीं ये राष्ट्रपति बनी और विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति होने का इन्होंने गौरव प्राप्त किया। नेक्स्ट राष्ट्रपति के बारे में चलते हैं। यहाँ पर थोड़े से की पॉइंट लिखे हैं, वो भी आप नोट कर लें। जैसे वहाँ पे हमने बताया था विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति, तो वो कौन थी? मारिया इसाबेल अर्जेंटीना से थी। दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री शहीदा अनवर तैमूर थी। शहीदा अनवर तैमूर कहाँ? पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री माने जाते हैं। आपसे पूछा जाए पहली महिला जिसे अर्थशास्त्र का नोबेल मिला, तो एलिनाट एस्ट्रोनॉट, ये पहली महिला थी जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। दूसरी महिला अगर पूछा जाए एस्था डफ्लो थी, जो कि इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। 13वें नंबर के हमारे राष्ट्रपति बनते हैं प्रणब मुखर्जी, जो कि बंगाल से संबंधित है। तो आपसे पूछा जाए प्रथम बंगाली राष्ट्रपति, तो प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक ये राष्ट्रपति रहे। इनके नाम ये जाता है कि इनके समय दया याचिका बहुत आ रही थी, कभी इसकी फांसी माफ़ कर दो, कभी उसकी माफ़ी करो, तो इस तरीके से इनके पास दया याचिका काफ़ी आई, तो इनके नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। रिकॉर्ड ये हुआ कि दया याचिका को सबसे ज़्यादा खारिज करने वाले राष्ट्रपति कौन बने? प्रणब मुखर्जी। और ख़ास बात ये थी इनको इंग्लिश आती थी, बंगाली आती थी, लेकिन हिंदी नहीं आती थी। तो ऐसे राष्ट्रपति कौन थे जिनको हिंदी नहीं आती थी? तो प्रणब मुखर्जी। माई प्रेसिडेंशियल ईयर हमने आपको बताया था
लेकिन यहाँ पर एक पुस्तक आ रही है, इसको ध्यान से देखना, द प्रेसिडेंशियल ईयर, ये प्रणब मुखर्जी का, दोनों में अंतर याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे द प्रेसिडेंशियल ईयर था, वहाँ पर माई प्रेसिडेंशियल ईयर था, इतना ही अंतर है दोनों में, ध्यान रखना है। तो द प्रेसिडेंशियल ईयर आपसे पूछी जाए तो प्रणब मुखर्जी की बुक है। आपसे पूछा जाए जीएसटी, जो कि आपको पता है 1 जुलाई 2017 को लगी थी, तो आपसे पूछा जा सकता है जीएसटी के समय कौन राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री आपको पता है मोदी जी थे, लेकिन राष्ट्रपति आपसे पूछा जाए तो प्रणब मुखर्जी थे। रामनाथ कोविंद के बारे में पढ़ते हैं। रामनाथ कोविंद जो कि 2017 से 2022 तक ये राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो ये संबंधित थे हमारे यूपी से। ये कहाँ से संबंधित थे? यूपी से थे, और यूपी के कानपुर से ये संबंध था इनका। तो आपसे पूछा जाए यूपी से पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए, तो रामनाथ कोविंद। दूसरे दलित, ये इनके नाम दूसरे दलित राष्ट्रपति होने का गौरव गया। उसके बाद बिहार के राज्यपाल रह चुके थे, इनके नाम ये भी बात है। आगे से पूछा जाए रामनाथ कोविंद से पहले जब राष्ट्रपति बने थे, उससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो बिहार के राज्यपाल थे। अब आपको हम बताएंगे 15 नंबर की राष्ट्रपति बनती हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू सेकंड महिला होने का गौरव प्राप्त करती हैं। इनका आपसे जिला भी पूछा जा सकता है, तो मयूरभंज उड़ीसा से इनका संबंध है। और आपसे पूछा जाए प्रथम जनजाति राष्ट्रपति कौन है, तो ये राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो जनजाति से बिलोंग करती हैं। और इनकी अगर आपसे जनजाति भी पूछी जाए तो वो भी याद रखना है, तो संताल जनजाति इनकी है, और ये संताल जनजाति से बिलोंग करती हैं और प्रथम जनजाति राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त करती हैं। मयूरभंज जिला इनका था, और उड़ीसा मयूरभंज में पड़ता है, वहीं से इनका जन्म था, और सेकंड महिला राष्ट्रपति के रूप में जानी जाती हैं। तो इस तरीके से हमने मात्र 26 मिनट में राष्ट्रपति का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। कब राष्ट्रपति बने, तो आपको क्रम भी याद रखना होगा। तो आपको क्लास अगर थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद। राधे राधे।